पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के सेक्टर 45 स्थित बुड़ैल मोहल्ले में एक किराए का कमरा लेकर 45 वर्षीय चंपा देवी बड़ी बेटी ममता और बेटा छोटू के साथ रहती थी। उसका पति किशन किसी कारणवश उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित अलाहपुर गांव में अकेला रहता था। वह गांव में खेती किसानी करता था। यहां रहकर चंपा दोनों बच्चों की परवरिश के लिए घरों में काम करती थी। चंपा देवी का सपना था कि दोनों बच्चों पढ़ा लिखा कर उन्हें इतना काबिल बना दे कि वो किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने के बजाय अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो सकें, चाहे इसके लिए उसे दिन रात हाड़तोड़ मेहनत ही क्यों न करनी पड़े। वह बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं कर सकती थी। माँ के त्याग और तपस्या को देखकर ममता और छोटू के भी मन में ऐसी भावना जाग रही थी। लेकिन एक दिन चंपा देवी को बच्चों की वजह से अपने सपनों पर पानी फिरता नजर आया। उस रोज 19 नवंबर 2022 की तारीख थी और दोपहर के ठीक 3 बज रहे थे। छोटू रोज इसी टाइम स्कूल से घर लौटता था और उस दिन भी जब स्कूल से छुट्टी के बाद घर वापस लौटा तो घर का दरवाजा खुला देखकर उसे बड़ा अजीब लगा। कुछ सोचता हुआ वह अपने कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर बड़ी बहन ममता को अस्तव्यस्त हालत में लेटे हुए देखकर वह परेशान हो गया था। उसने बहन को जोर जोर झकझोर कर उठाने की कोशिश की, लेकिन ममता जरा भी टस से मस नहीं हुई। छोटू हैरान हो गया। स्कूल का बैग एक ओर रखते हुए वह बेड पर बैठ गया और दीदी उठो ना, दीदी उठो, जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना, कहते हुए ममता को फिर से झकझोर कर उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ममता थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। ममता जब नींद से नहीं उठी और उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो वह डर गया कि पता नहीं दीदी को क्या हुआ है जो इतना झकझोरने पर भी कुछ नहीं बोल रही है। 12 साल का छोटू था तो बहुत ही समझदार, लेकिन उस वक्त उसकी समझ भी नासमझी में खो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसकी माँ चंपा देवी भी घर पर नहीं थी। छोटू जब एकदम परेशान हो गया और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और मदद के लिए किसे पुकारे, उसने माँ को फोन लगाया और उसे पूरी बात बता दी। बेटे की बात सुनकर चंपा भी परेशान हो गई और काम बीच में ही छोड़कर वापस घर लौट आई। उसने बेड पर पड़ी बेटी को ध्यान से देखा तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसके बाल ऐसे बिखरे थे जैसे किसी ने उस बाल पकड़कर उसे खींच दिया हो। शरीर भी नीला था। चंपा ने चीख चीख कर पड़ोसियों को आई किया और बेटी को अस्पताल पहुंचाने में मदद मांगी। पड़ोसियों ने उसकी मदद की और उसे एक निजी वाहन से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 ले गए, जहां डॉक्टरों ने ममता को देखते ही मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत की खबर सुनते ही चंपा देवी और छोटू दहाड़ मारकर रोने लगे थे। क्योंकि यह पुलिस केस का था, इसलिए अस्पताल से सेक्टर 34 थाने में फोन करके मौके पर पुलिस को बुला लिया गया था। थाना सेक्टर 34 के SHO नरेंद्र पटियाल मौके पर दलबल के साथ पहुंचे और शव का परीक्षण किया। मामला पहली नजर में दुष्कर्म के बाद हत्या का लग रहा था, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले किसी भी नतीजे पर नहीं जा सकती थी। अलबत्ता लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए PGI चंडीगढ़ भेज दी। पुलिस ने चंपा देवी की तरफ से अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट लिखकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इससे पहले SHO ने घटना की सूचना SSP सुखचंद सिंह गिल और DSP रामगोपाल को दे दी थी। अगले दिन यानी 20 नवंबर की सुबह पुलिस घटना की छानबीन करने चंपा देवी के कमरे पर पहुंची, जहां घटना का जन्म हुआ था। इंस्पेक्टर पटियाल ने मृतका ममता की मां चंपा देवी और उसके बेटे से पूछताछ की। चंपा ने पुलिस को बताया कि लोगों के घरों में काम करती थी। रोजाना की तरह कल सुबह भी वह काम पर निकल गई थी और छोटा बेटा स्कूल पढ़ने गया था। बेटी घर पर अकेली थी। पुलिस ने चंपा देवी से पूछा कि क्या उनको किसी पर शक है जो घटना को अंजाम दे सकता है। इस पर वह सोचती हुई आगे बोली, साहब, हमको तो एक मुस्लिम लड़के पर शक है जिसका मोहम्मद शारिक नाम है। पिछले कई महीनों से वह बेटी को परेशान कर रहा था। हो सकता है उसी ने बेटी को मार डाला हो। घटनास्थल भी चीख चीख कर कह रहा थी कि इसमें कोई ऐसा शख्स शामिल हो सकता है जिसे पहले से पता था कि ममता घर पर अकेली है। इसका फायदा उठाकर उसने हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। मृतका के साथ जिस दुष्कर्म को लेकर पुलिस आशंकित हुई थी, रिपोर्ट में दुष्कर्म की बात सिरे से खारिज कर दी गई थी। रिपोर्ट में बताया कि दम घुटने से ममता की मौत हुई थी। जिस शारिक का चंपा देवी ने पुलिस के सामने नाम लिया था, वर्षों पहले एक ही मोहल्ले में आमने सामने किराए के कमरे में रहते थे। फिर बाद के दिनों में शारिक ने वह कमरा छोड़ दिया और कहीं और किराए का कमरा लेकर शिफ्ट हो गया था। पास में रहने पर दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते थे।
उनका एक दूसरे के घरों में जाना आना और बैठना तसल्ली से होता था। ममता और शारिक काफी घुल मिल चुके थे। बहरहाल शारिक अब कहाँ रहता है किसी को कुछ नहीं पता था। पुलिस को चंपा इतना ही बता सकी थी कि वह किसी बड़े होटल में डिलीवरी बॉय का काम करता है। अब वह कहाँ रहता है चंपा देवी को पता नहीं था। पुलिस इस बात की तस्दीक में जुटी हुई थी ममता के मर्डर में शारिक का क्या मकसद हो सकता है। इसका पता तो तभी लग सकता है जब वह पुलिस की गिरफ्त में आए। फिलहाल पुलिस ने ममता और शारिक के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है अथवा उसकी हत्या क्यों की, इस मकसद को खोलने के पीछे जुटी हुई थी। जल्द ही पुलिस को इस पर बड़ी कामयाबी हासिल हो गई थी। पुलिस ने मृतका के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाए और उसके गहन अध्ययन से पता चला कि घटना वाले दिन शारिक और ममता की कुछ देर तक आपस में बातचीत हुई थी। यही नहीं, दोपहर के करीब में शारिक की लोकेशन मृतका के घर के करीब थी। और जांच पड़ताल में ये भी पता चला कि दोनों के बीच में वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। इसका पता मृतका की मां और भाई दोनों को भी था। कुछ दिनों से इन दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही थी। अनबन क्यों थी पुलिस को पता नहीं चल सका, लेकिन ये बात शीशे की तरह साफ हो गई थी। ममता की मौत प्रेम संबंधों में खटास की वजह से हुई थी। दोनों के बीच में अनबन क्यों थी इसका पता तभी लग सकता था जब संदिग्ध शारिक पुलिस के हत्थे चढ़ता। उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। यही नहीं, उसका पता लगाने के लिए पुलिस ने अपने मुखबिरों का जाल भी बिछा दिया था। घटना के चौथे दिन दोपहर के करीब 2 बजे पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि शारिक सेक्टर 45 के बस स्टैंड पर खड़ा बस के आने का इंतजार कर रहा है। वह कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना के बाद इंस्पेक्टर नरेंद्र पटियाल बगैर एक पल गनवाई पुलिस टीम और प्राइवेट जीप से सादे कपड़ों में सेक्टर 45 बस स्टैंड पर पहुंच गए। पुलिस ने बस स्टैंड को चारों ओर से घेर लिया था। मुखबिर के इशारे पर पुलिस ने शारिक को हिरासत में ले लिया। वह हाथ में अटैची लिए बेचैनी के साथ इधर उधर देख रहा था। पुलिस उसे हिरासत में लेकर सेक्टर 34 थाने लौट आई। पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की। पहले तो शारिक इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो वह समझ गया कि अब बचना आसान नहीं होगा। बेहतरी इसी में है कि सच को बोल ले। उसके बाद शारिक ने तोते की तरह सब कुछ बता दिया। शारिक ने ममता की हत्या का जुर्म स्वीकार करने के बाद हत्या के पीछे की कहानी भी बता दी। इंस्पेक्टर नरेंद्र पटियाल ने इसकी जानकारी एसएसपी डॉक्टर सुखचंद सिंह गिल और डीएसपी राम गोपाल को भी दे दी। अगले दिन यानी 24 नवंबर 2022 को डीएसपी राम गोपाल ने अपने ऑफिस में पत्रकार वार्ता बुलाकर ममता हत्याकांड का खुलासा कर दिया। उसके बाद पुलिस ने शारिक को बुड़ैल जेल भेज दिया। आरोपी शारिक से की गई पूछताछ के बाद धोखे में लिपटी फरेबी आशिक की कहानी कुछ ऐसे सामने आई। 25 वर्षीय शारिक चंडीगढ़ के सेक्टर 45 के बुड़ैल मोहल्ले में किराए का कमरा लेकर अकेला रहता था। मूल रूप से वह बिहार के मधुबनी जिले के बेला गांव का रहने वाला था। वह शादीशुदा था। उसकी पत्नी सास ससुर के पास गांव में रहती थी। यहाँ रहकर वह एक होटल में डिलीवरी बॉय का काम करता था। शारिक जिस मकान में किराए पर रहता था उसके ठीक सामने वाले मकान में चंपा देवी अपनी बेटी ममता और बेटे छोटू के साथ रहती थी। बेहद सुशील और नम्र स्वभाव की चंपा मेड का काम करती थी। पड़ोसियों से ही पता चला था कि चंपा देवी का पति के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, इसीलिए वह अपने गांव हरदोई के मलाहपुर रहता है और यह यहाँ बच्चों के साथ रहती है। चंपा के काम पर निकल जाने के बाद ममता और छोटू घर पर अकेले रहते थे। कहने का आशय ये है कि गोरी और खूबसूरत ममता पर जब से शारिक की नज़र पड़ी थी वह उस पर पहली ही नज़र में दिल हार बैठा था। उसके दिल में अपने प्यार का घर बनाना चाहता था, लेकिन अभी ये एक तरफा प्यार था। दूर दूर से उसे देखकर अपने दिल को तसल्ली दे देता था। चंपा देवी जब घर में होती थी शारिक उनसे पड़ोसी का हवाला देकर मिलने आता था और उसने अपनी मीठी बोली से उसका दिल जीत लिया था। शारिक का नेक व्यवहार देखकर चंपा देवी ने उससे आते रहने को कह दिया तो शारिक का दिल खुशी के मारे फूला नहीं समाया। यही तो वह चाहता था कि उसके घर में किसी तरह एंट्री मिल जाए तो ममता के दिल में खुद ब खुद एंट्री पालेगा। शारिक ने धीरे धीरे चंपा के साथ साथ उसके बेटे छोटू के दिल पर राज कर लिया। अब छोटू का आलम यह था जब तक वह शारिक से एक बार मिल नहीं लेता था उसे चैन नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, उस दिन शारिक काम पर नहीं गया और चंपा काम से जल्दी घर लौट आई थी। शाम का वक्त हो रहा था। शारिक चंपा के घर उससे मिलने आया। नमस्ते आंटी, उसने उनका अभिवादन किया। खुश रहो बेटा, चंपा ने भी उसी भाव में जवाब दिया। आओ बैठो।
आज काम पर नहीं गया था, घर पर ही था और कई दिनों से आपसे मुलाकात भी नहीं हुई। सोचा आप सबसे मिलकर खैरियत पूछ लूं। आप सब ठीक तो हैं ना आंटी? हाँ बेटा, सब ठीक है। तुम तब तक बच्चों से बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बस आपसे मिलने और हालचाल पूछने आ गया था। इसमें ज़रूरत की क्या बात है बेटा, वैसे भी शाम का वक्त हो रहा था, ये वक्त चाय नाश्ते का होता है, मुझे भी चाय की तलब लगी थी। सोचा इसी बहाने मुझे भी चाय मिल जाएगी। फिर तो आप चाय बना ही लो आंटी, वैसे भी आपके हाथों की बनी चाय का स्वाद लाजवाब होता है। उसने चंपा की तारीफ के पुल बांधे और ममता को निहारता रहा। ममता कमरे में ही बैठी रही, वह दूसरे कामों में उलझी रही थी। शारिक ने आगे कहा, आंटी एक बात पूछूं? पूछो बेटा। आपकी बिटिया बोलती नहीं है क्या? नहीं बेटा, बोलती है। जब चपड़च पर बोलना शुरू करती है तो इसके आगे तूफान की रफ्तार भी कम पड़ जाती है। कहकर चंपा हंसने लगी तो ममता घूरकर शारिक को ताकने लगी। शारिक यही चाहता भी था कि वह उसकी ओर देखे। चंपा अपनी बात आगे बढ़ाती हुई बोली, क्या है बेटा, बिटिया थोड़ी शर्मीली मिजाज की है, परायों के सामने थोड़ा कम बोलती है। मैं पराया कहाँ रहा आंटी? चंपा की बात बीच में काटकर शारिक बोला, पराये तो वो होते हैं जिनसे कोई जान पहचान नहीं होती। फिर मैं तो आपका अपना हूँ, तब मुझसे बात करने में कैसी शर्म, कैसी हया। इस पर ममता फिर शारिक को देखने लगी। उसकी भावनात्मक बातें ममता के दिल में गहराई से उतर गई थीं। ये बात 2020 की थी। उस दिन के बाद से शारिक ममता के घर जब भी आता था, ममता उसके पास बैठकर हंसी मजाक कर लेती थी। अब पहले की तरह उससे शर्माती नहीं थी। अपनी मीठी और लच्छेदार बातों से शारिक ने ममता के दिल में जगह बना ली थी। उसे शारिक की बातें और उससे मिलना अच्छा लगने लगा था। उसे भी शारिक से प्यार हो गया था, तभी तो वह उसे हर घड़ी हर पल अपने करीब देखना चाहती थी। जब कभी वह उसे नहीं देख पाती थी तो जल बिन मछली की तरह तड़पती थी। शारिक समझ गया था कि ममता भी उससे प्यार करने लगी है, तभी तो वह उसके करीब आने के लिए बेताब रहती है। शारिक समझ गया था लोहा गर्म है, चोट कर दे, यानी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे। वह जानता था कि दोपहर के वक्त पर घर में न तो आंटी होती थी और न ही छोटू होता था, ममता ही घर पर अकेली होती थी। एक दिन दोपहर के समय शारिक उसके घर पर जा पहुंचा। उस समय सचमुच ममता घर पर अकेली थी और कमरे का दरवाजा बंद कर अपने काम में लगी हुई थी। तभी दरवाजे पर थपथपाने की आवाज उभरी, कौन है बाहर, आती हूँ। मीठी सी आवाज शारिक के कानों से टकराए। वह कुछ न बोला, चुपचाप खड़ा रहा। ममता काम बीच में छोड़ दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। उसने दरवाजा खोला तो सामने शारिक खड़ा था, उसके दिल का राजकुमार। देखते ही उसकी आंखें शारिक के चेहरे पर ठहर गईं, तो शारिक भी ममता के गोरे गोरे मुखड़े पर खो गया। दोनों खड़े खड़े अपलक एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ममता ने ही सन्नाटे को तोड़ा, जी आप? हाँ जी मैं। दरवाजे पर ही खड़ा रखेंगी, अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? ओह नहीं, मैं तो भूल ही गई। आइए अंदर आइए। जी शुक्रिया, जो मुझ नाचीज पर रहम आ गई। ऐसी बात नहीं है, क्या मैं आपको निर्दयी दिखती हूँ? नहीं तो कौन कमबख्त कहता है कि आप निर्दयी हैं। सिर से पांव तक आप मोम ही मोम हैं। शारिक ने ममता की तारीफ के पुल बांध दिए तो वह खिलखिला कर हंस पड़ी। फिर शारिक भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ममता शारिक को कमरे के अंदर ले आई और बेड पर बैठा दिया और खुद उसके लिए चाय बनाने चली गई। जब वह किचन से लौटी तो उसके हाथ की ट्रे में 2 प्याली गर्मागर्म चाय थी। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। इसी बीच मौका देखकर शारिक ने दिल की बात उससे कह दी तो ममता भी अपने प्यार का इजहार किए बिना नहीं सकी। उसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। आई लव यू शारिक, आई लव यू सो मच ममता। तुम जानती नहीं हो आज मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी का दिन है। मैं अपनी खुशी का शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। शारिक अपने दिल की बात प्रेमिका से कहकर वह बहुत ज्यादा उत्साहित था। उसके बाद दोनों घंटों बैठे इधर उधर की बातें करते रहे। फिर शारिक अपने घर वापस लौट गया तो वह खुशी से नाच उठी थी। वह पहली बार जान सकी थी कि प्यार क्या होता है। दिन रात वह अपने प्यार के बारे में सोचती रहती थी। हर घड़ी वह शारिक को अपने इर्द गिर्द महसूस करती थी। जब वह अपनी आंखें बंद करती तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसका प्यार उसी के सामने खड़ा हो। ममता शारिक से बेइंतहा प्यार करती थी। उसके प्यार में अंधी और पागलों की तरह दीवानी हो चुकी थी। इतनी दीवानी हो चुकी थी कि एक दिन भी उसे न देखे तो जल बिन मछली की तरह तड़पने लगती थी।
न ही उसे भूख लगती थी और न प्यास और न ही आंखों में नींद होती। इतना प्यार करती थी वह शारिक से। दोनों मिलकर सुनहरे भविष्य के सपने अपनी आंखों में संजोए थे। ममता ने अपने जीवन के जिस राजकुमार के सपने देखे थे, वह राजकुमार शारिक के रूप में उसे मिल गया था। शारिक से प्यार करके ममता बहुत खुश थी। एक दिन उसने अपने दिल की बात माँ से बता दी। ये जानकर चंपा देवी भी फूली नहीं समाई थी। उनकी ओर से बेटी की पसंद पर हाँ की थी। ममता और शारिक का प्यार 2 सालों तक फूलों की तरह महकता रहा, लेकिन घटना से ठीक 6 महीने पहले यानी मई 2022 में शारिक के अतीत के बारे में ममता को कुछ ऐसी बातें पता चली कि उसका एक झटके में दिल टूट गया। शारिक पर जान छिकने वाली ममता के दिल में उसके लिए नफरत भर गई। दरअसल हुआ ये था कि एक दिन ममता ने शारिक को उसके ही घर में नमाज पढ़ते देख लिया। ये देखकर वह हैरान रह गई कि इतना बड़ा फरेब, जिस पर उसने अंधा विश्वास किया था, उसने अपने मजहब को छिपाया। बड़ा धोखा दिया है उसने। ममता को तब और दोहरा शौक लगा जब उसे पता चला था कि शारिक पहले से ही शादीशुदा है। उसकी पत्नी अपनी ससुराल बिहार के मधुबनी में रहती है, तो ममता का दिल कांच की तरह चूर चूर हो गया और उसने सारी बातें माँ से कह सुनाई। इसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी दिन से उसने शारिक से बातचीत करनी बंद कर दी थी और उसका फोन भी वह रिसीव नहीं करती थी। अचानक ममता में आए बदलाव से शारिक परेशान हो गया था। उसे नहीं पता था कि वह उसके मुस्लिम और शादीशुदा होने वाली बात को जान चुकी है, इसीलिए उसने अपना मुंह फेर लिया है। यहाँ तक कि शारिक जब उसे फोन करता था तो वह उसका कॉल भी रिसीव नहीं करती थी। इससे शारिक बहुत परेशान हो गया था। वह ममता से एक बार बात कर उसकी परेशानी और उससे बात न करने की वजह जानना चाहता था। ममता थी कि उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करना चाहती थी। अगर कहीं रास्ते में उसे देखती थी तो वह रास्ता बदल देती थी। किसी तरह शारिक को जब ममता के अचानक मुंह फेर लेने वाली बात का पता कराया तो उसका शक सच निकला। ममता उसकी सच्चाई जान चुकी थी। उसके सामने उसकी कलई खुल चुकी थी। फिर भी वह उससे मिलना चाहता था, लेकिन वह उससे मिलने से साफ मना कर चुकी थी। ममता के इस व्यवहार ने शारिक के दिल में उसके लिए बदले की भावना ने जन्म ले लिया। उसके मन में ममता के लिए नफरत का जहर भर गया था और उसने ठान लिया कि अगर वह मेरी नहीं हो सकती है तो वह किसी और की भी नहीं हो सकती। उसे अब जीने का कोई हक नहीं है, उसे तो अब मरना ही होगा। शारिक ने ममता को मारने की पूरी प्लानिंग बना ली थी। प्लानिंग की पहली कड़ी में उसने सबसे पहले अपना किराए का कमरा चेंज कर दिया और कहीं और जाकर रहने लगा, जहां उसके ठिकाने का पता किसी और को नहीं था। वहां से शारिक ममता पर नजर रखता था कि कब वह घर पर अकेली मिले और वो अपना इंतकाम पूरा कर सके। आखिरकार उसे वह मौका 19 नवंबर 2022 की दोपहर में मिल ही गया, जिसे वह महीनों से जोह रहा था। 19 नवंबर की दोपहर में ममता घर पर अकेली थी। उसका भाई छोटू स्कूल गया था और मां काम पर गई हुई थी। शारिक ने ममता के घर के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोलकर देखा। सामने शारिक खड़ा था। दरवाजा खुलते ही वह जबरन घर में घुस गया। इस पर ममता नाराज हो गई और डांटकर उसे घर से बाहर निकल जाने के लिए कहने लगी। इस पर शारिक का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने आव देखा न ताव ममता की गला घोंटकर हत्या करने के बाद वह फरार हो गया। जब छोटू करीब 3 बजे घर पहुंचा और बहन को अचेत अवस्था में देखा तो मां को फोन करके बुलाया। आगे क्या हुआ